Hello everyone, welcome back to our next lecture that is on partnership final account. In the previous lecture we saw कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है हम लोगों को. उसके अंदर वी सॉ दैट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, करेक्ट. जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट में क्या क्या आइटम जाता है और डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या, हर एक आइटम जो कि अपने बुक में जो फॉर्मेट में हर एक आइटम एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स दिया हुआ था, वो सारा का सारा वी हैड डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट. ये हम लोग देख चुके हैं और उस दिन वी स्टॉप्ड आफ्टर डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कहा गया था कि नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आज जो कंडक्ट कर रहे हैं, इस लेक्चर में वी विल बी कंटिन्यूइंग बैलेंस शीट का आइटम्स. बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स है जो कि एसेट्स में और लाइबिलिटीज में जाएगा, वो सारा आइटम्स को हम लोग देखेंगे एक एक करके, करेक्ट. शायद आप लोगों को हर एक आइटम समझ में आया होगा, उसका मतलब समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट मेरा वो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आइटम्स को डिस्कस करने में इसलिए लगाए थे क्योंकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में कि आइटम्स जो है उसके अंदर वो सारा आइटम्स का मतलब क्या है. क्योंकि एक बार आपको मतलब समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. इसलिए ज़्यादा फोकस मेरा आइटम्स को डिस्कस करने में, वो सारा आइटम्स जो कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आज जो बैलेंस शीट में जाएगा वो उस पर डिस्कस करने पे लगाया जा रहा है, ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को आगे चल के बेनिफिट हो, ठीक है. होप आप लोगों को पिछले लेक्चर्स का रिवीजन भी किए होंगे और उसका पता भी होगा कि हाँ, उसके अंदर अपना आइटम्स याद भी होगा कि कौन कौन सा आइटम्स कहाँ पे आएगा और कैसे आएगा. जैसे कि क्विक रिवीजन अगर हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसके अंदर एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, करेक्ट है. तो जो डेबिट साइड होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है और जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर इनकम्स एंड गेन्स आता है, करेक्ट. उसी तरीके से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग देखें तो उसके अंदर भी एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है. जो डेबिट साइड होता है उसके अंदर भी एक्सपेंसेस और लॉसेस आता है और जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर इनकम्स एंड गेन्स आता है, करेक्ट है. ये सब आता है. बट सर आप तो दोनों तरफ बोले कि एक्सपेंसेस भी आएगा, लॉसेस भी आ रहा है, इनकम्स भी आ रहा है, गेन्स भी आ रहा है. बट सर कौन सा एक्सपेंसेस, कौन सा इनकम्स, कहाँ पे, किसको ट्रेडिंग में ले जाना है, किसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है. तो हम लोगों का कहा यह गया था कि अगर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर इट इज रिलेटेड विद द गुड्स तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एंड अगर इट इज रिलेटेड विद द फैक्ट्री तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस था वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. जो कि रिलेटेड नहीं है गुड्स से, जो रिलेटेड नहीं है गुड्स से, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और एक जो कि रिलेटेड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, तो जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखे थे और आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द बैलेंस शीट्स. और ये जो बैलेंस शीट है सर ये तो अकाउंट नहीं है, तो ये क्या है? ये जो बैलेंस शीट है ये अकाउंट नहीं है, ये है आपका स्टेटमेंट. तो जब आप लिखोगे बैलेंस शीट तो इसके अंदर, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट लिखे थे तो वहां पे याद होगा आपको लिखा हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वहां पे भी लिखा हुआ था फॉर द ईयर एंडेड. उसी तरीके से जो बैलेंस शीट है यहाँ पे भी कुछ लिखा रहेगा. तो बैलेंस शीट और इसके आगे हम लोग लिखेंगे एज ऑन कुछ एक डेट रहेगा. तो ये जो नॉर्मली डेट रहता है वो लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च रहता है नॉर्मली. यहाँ पे आपका ईयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ईयर चेंज होगा, बट जो नॉर्मली रहता है वो रहता है 31 मार्च. उसके बाद
ईयर रहेगा, तो ईयर आपके बुक के हिसाब से रहेगा। एज ऑन का मतलब देखो, जो ट्रेडिंग अकाउंट था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वहां पे आपका था फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग ऐसे करके हम लोग लिखते थे। बट वो फॉर द ईयर का मतलब ये था कि वो जो है फॉर द ईयर मतलब वो पूरे साल भर का है, करेक्ट है। बट जो ये बैलेंस शीट है यहाँ पे लिखा है एज ऑन, और एज ऑन का मतलब होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर डे को, मतलब एक पर्टिकुलर डे, जो डे है 31 मार्च, उस दिन मेरा बैलेंस शीट में ये फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है। तो ये जो बैलेंस शीट है इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हुआ। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं लायबिलिटीज, करेक्ट। और यहां पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट, तो यहां पे भी लिखेंगे अमाउंट। इस तरीके से जो अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम लोग ऑल द एसेट्स, और यहां पे लिखते हैं अमाउंट, और यहां पे लिखते हैं अमाउंट। आया समझ में, क्लियर है। तो ये जो हुआ, ये बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बैलेंस शीट के अंदर ना ही एक्सपेंसेस जाएगा, ना ही इनकम्स जाएगा, ना ही लॉसेस जाएगा, और ना ही गेन्स जाएगा। तो सर जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज और सिर्फ एसेट्स। ये लायबिलिटीज किसका, ये एसेट्स किसका, तो ये लायबिलिटीज और ये एसेट्स किसका जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का जाएगा, पार्टनर्स का भी नहीं, पार्टनरशिप फर्म का। तो ये आपको कहां मिलेगा, एसेट्स और लायबिलिटी, ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंसेस में। जो क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वहां से जो भी एसेट्स होगा, जो भी लायबिलिटीज होगा, उन लोगों को वहां से उठाएंगे ट्रायल बैलेंस से और डायरेक्टली डंप करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, आया समझ में। अब इसके अंदर लायबिलिटीज है और एसेट्स है, क्लियर है। अब हम लोग एक एक करके लायबिलिटीज, कितना लायबिलिटीज है, किस तरीके का लायबिलिटीज है, किस तरीके का एसेट्स है, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब ये जो लायबिलिटीज हुआ, लायबिलिटीज को अगर हम लोग हिंदी में बोले, लायबिलिटीज का मतलब क्या है सर, तो लायबिलिटीज का मतलब आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के फर्स्ट लेक्चर में यहां पे बताए थे कि लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, और एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। मतलब जो कर्ज कोई फर्म का है, जो भी कर्ज जो फर्म का है, वो लायबिलिटीज में लिखते हैं। तो ये लायबिलिटीज जो है इसका मतलब होता है कर्ज, करेक्ट। और जो ये एसेट्स है, एसेट्स डिनोट करता है किसको, एसेट्स एक तरह का आपका प्रॉपर्टी है, और आपका नहीं मतलब फर्म का, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो प्रॉपर्टीज है, वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज एसेट्स में लिखेंगे, और जितना भी कर्ज है उस पार्टनरशिप फर्म का, वो सारा सारा हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज में, करेक्ट है, क्लियर। यहाँ पे सर न डेबिट साइड होता है न क्रेडिट साइड होता है। क्यों नहीं होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जस्ट बिकॉज कि ये जो बैलेंस शीट है वो अकाउंट नहीं है। अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, बट जो अकाउंट नहीं है उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। तो सर ये बैलेंस शीट क्या है, ये जो बैलेंस शीट है ये आपका स्टेटमेंट है। आए समझ में, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं बैक टू द बुक। अब बुक में जाते हैं, और बुक के अंदर जो भी आइटम्स दिया हुआ है लायबिलिटीज में, जो भी आइटम्स दिया हुआ है एसेट्स में, वो एक एक करके हर एक आइटम को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करो, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 में आ जाइए अपने अपने बुक के, और उसके अंदर दिया है फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर पेज नंबर 18 खुला तो वहां पे आप लोग देखो कि बैलेंस शीट, जब ऊपर में हेडिंग लिखा है तो वहां पे लिखा है बैलेंस शीट। ये जो परफॉर्मर इसी तरीके से फॉर्मेट बना हुआ है, तो उसके जो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज ऑन। तो एज ऑन के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब वहां पे डेट आएगा। कौन सा डेट आता है नॉर्मली, वो आता है लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एज ऑन याद रहे, और इससे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट था, जो प्रॉफिट एंड लॉस था, वहां पे फॉर द ईयर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं एक एक करके आइटम्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। अब सबसे पहला आइटम्स,
और हम लोग यहाँ पे सेम फंडा लगाएंगे जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे डेबिट साइड, उसी तरीके से जो हम लोग बैलेंस शीट में डिस्कस करेंगे वो करेंगे लायबिलिटी साइड्स, ठीक है, या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा जो कि लायबिलिटीज का है, उसको पहले पूरा आइटम्स डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस होने के बाद तब हम लोग जाएंगे एसेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहला जो लायबिलिटीज दिख रहा है अपने बुक्स में, दैट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब ये सर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज में क्यों आया, तो ये अगर आप लोग सोचोगे खुद से तो भी आप लोगों को इसका आंसर निकल जाएगा कि सर लायबिलिटीज में क्यों आया। ये जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का मतलब है कर्ज। किसके ऊपर कर्ज, पहले तो ये बताओ किसके ऊपर कर्ज। ये जो कर्ज है ये कर्ज है फर्म के ऊपर। किसके ऊपर कर्ज, फर्म। तो यहां पे मान लो हम ये बनाते हैं एक बिजनेस, ये तो बिजनेस हो रहा है, तो ये जो बिजनेस होता है इसी को हम लोग फर्म बोलते हैं, करेक्ट है। तो ये जो फर्म है, इस फर्म में ये फर्म को, ये बिजनेस को कौन चलाता है, पार्टनर्स। तो यहाँ पे मान लो 2 पार्टनर्स होंगे, तो ये 2 पार्टनर्स इस बिजनेस को चलाते हैं। तो जब ये 2 पार्टनर्स बिजनेस को चलाते हैं तो ये 2 पार्टनर्स यहाँ बिजनेस में क्या लगाते हैं, स्टार्टिंग में क्या देते हैं, स्टार्टिंग में हर एक पार्टनर्स कैपिटल देते हैं। तो जब ये पैसा, मतलब कैपिटल मतलब पैसा देना, पैसा लगाना, कहाँ लगाना, बिजनेस में। तो ये बिजनेस में पैसा लगाया गया है, कौन लगाया है पैसा, पैसा लगाया है पार्टनर्स। तो मान लो यहाँ पे 2 पार्टनर्स है, एक है ए और दूसरा है बी। तो जो ए है वो लगाया है मान लो 50,000 रुपीज, और जो बी है वो लगाया है मान लो 30,000 रुपीज, करेक्ट है। तो जब ए लगाया 50,000 रुपीज, मतलब ए ने कैपिटल लगाया है बिजनेस में 50,000 रुपीज, मतलब ए ने 50,000 रुपया फर्म को दिया है, फर्म को दिया है। तो फर्म को 50,000 रुपया ए से मिला है। तो अब ये जो 50,000 रुपया आज फर्म को मिला है, जिस दिन फर्म बंद किया जाएगा उस दिन फर्म के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो 50,000 रुपया स्टार्टिंग में लिया था वो 50,000 रुपया को लौटाए। मतलब ये फर्म के ऊपर, जैसे ही ए ने 50,000 रुपया फर्म को दिया तो फर्म के ऊपर ये हो गया कर्ज, फर्म के ऊपर हो गया टेंशन कि अरे यार ये पैसा तो हमको लौटाना होगा। कब लौटाएंगे, जब बिजनेस पूरा शटडाउन हो जाएगा, जिस दिन बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, उस दिन बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जो पैसा उसको कैपिटल मिला था स्टार्टिंग में वो पैसा उसको लौटाना होगा पार्टनर को। इस वजह से जो कैपिटल अकाउंट है वो है आपका लायबिलिटी। आया समझ में, क्लियर है। तो इसलिए जो सबसे पहला जो वहां पे लायबिलिटीज में अकाउंट है वो अकाउंट क्या आता है, किस चीज का अकाउंट है, वो कैपिटल अकाउंट। मतलब जो लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम है दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल अकाउंट के नीचे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। तो क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि ये तो पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप में तो बहुत सारा पार्टनर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो रहेगा, और मैक्सिमम जो रहेगा वो 50 रह सकता है। तो मतलब ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके 50 भी जा सकता है। तो जितना पार्टनर्स उतना पार्टनर्स का वहां पे नाम लिखा रहेगा। है समझ में, क्लियर है। तो वो सबसे पहला था कैपिटल अकाउंट। दूसरा आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सर ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग कर रहे थे, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, उसके अंदर हम लोग देखे थे 2 मेथड फॉलो करते थे। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं और दूसरा एक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते थे तो वहां पे 2 अकाउंट बनाया करते थे। एक बनता था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता था पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो जो करेंट अकाउंट है वो भी तो कहीं ना कहीं पार्टनर से ही रिलेटेड है कि पार्टनर का पैसा लगा हुआ है, पार्टनर ने पैसा दिया था या कुछ दिया है, ड्राइंग किया है, कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारा चीज निकलता था। तो एक तरह से वो भी जो होता है वो भी एक तरह से फर्म के ऊपर लायबिलिटी होता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अगर तुमको फ्लक्चुएटिंग याद होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो वहां पे कौन सा अकाउंट बनता था, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बट जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड किए तो वहां पे 2 अकाउंट बन रहा है। मतलब वही सारा चीज को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए थे। कुछ आइटम लिखे थे कैपिटल अकाउंट में, कुछ आइटम लिखे थे करेंट अकाउंट में, बट है वो पार्ट तो कैपिटल अकाउंट का ही,
इसलिए करंट अकाउंट भी, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है वो भी यहाँ पे आएगा लायबिलिटी में। पर एक एक चीज है कि हम लोग जब एग्जाम्पल्स किए थे तो उसके अंदर शायद जो फोर्थ एग्जाम्पल था वहां पे जो हम लोग करंट अकाउंट बनाए थे वो करंट अकाउंट में दो पार्टनर था, शायद शायद सन और मून था, हमको याद सही से नहीं है, या लेट मी चेक तो क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बराबर, सन एंड मून था। तो अगर आप सन एंड मून है उसका पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाओ, जो कि पेज नंबर 13 में है, वहां पे जाओ आप लोग, तो आपको जब करंट अकाउंट जो बना हुआ है उसके अंदर आपको कुछ दिखता होगा। क्या दिखता होगा कि जो सन है तो सन का जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जो बैलेंस सीडी किए, जो हम लोग बैलेंस सीडी करके लिखे हैं, तो देखो जो सन का है तो सन का कौन सा साइड कम है, सन का जो साइड कम है वो कौन सा साइड कम है, उसका सन का क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो बैलेंस सीडी जो लिखा है सन का वो कहां पे लिखा है, डेबिट साइड लिखा है। तो ये तो डेबिट साइड लिखा है, पर हम हमेशा बोलते हैं कि जब सीडी लिखो तो उसका फिर क्या बैलेंस लिख दो, बीडी बैलेंस लिखो। तो जो सीडी लिखा है वो कहां पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट साइड में, और बीडी बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और वहां पे सेम अमाउंट लिख देंगे 9275। तो इसी तरीके से हम अपने जो बुक में कराए हैं, जो हम यहाँ पे बोर्ड में कराए थे, तो वहां पे हम बीडी भी लिखे थे। तो वो जो बीडी है वो कौन सा साइड है, सन का क्रेडिट साइड है। मतलब जब वो क्रेडिट साइड रहेगा तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट करके आ जाएगा लाइबिलिटीज में। बट यहीं पे ये सम्स में देखो मून के केस में, तो मून के केस में जब आप देखो यहाँ पे बुक में वो भी गलती लिखा है कि बाई बैलेंस बीडी लिखा है, हालांकि ये बाई बैलेंस सीडी होगा। तो इसलिए आप बुक को नहीं देखकर, मेरा जो लेक्चर था उसके अंदर जो हम सम्स को सॉल्व किए थे, अगर वही सम्स आप लोग अपने कॉपी में लिखे हो तो वो वाला कॉपी निकालो और वो कॉपी में देखो, तो वहां पे हम लिखे थे बाई बैलेंस सीडी करके मून के जगह पे, और वहां पे समथिंग अमाउंट जो आया था आपका वो हम लिखे हैं कितना, 11,900, करेक्ट है, 11,900 या 11,900, करेक्ट है, 11,900 हम वहां पे लिखे थे। तो जो 11,900 आया है वहां पे, वो 11,900 ये सीडी कहां पे है, और क्रेडिट साइड में। तो हम इसके लिए बीडी कहां पे लिख रहे होंगे, डेबिट साइड में। तो हम डेबिट में लिखे रहे होंगे टू बैलेंस बीडी, और मून के जगह पे लिखे हैं 11,900। तो ये जो है बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस हो गया, बीडी कहां पे है, डेबिट में है, तो ये डेबिट बैलेंस है। तो ये जो डेबिट बैलेंस है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लाइबिलिटी बोल के अब नहीं आएगा, आएगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट बोल के, बट वो अब एसेट साइड्स में आ जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आया हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आया हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा देर के लिए भूल जाना, क्योंकि हो सकता है कि हम एग्जाम्पल से रिलेट कराने लगे हैं तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो। तो अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो यहीं पे वहां पे मतलब ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बात है उसको भूल जाना, और ये याद रखना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आता है लाइबिलिटीज में, करेक्ट। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आता है लाइबिलिटीज में, जो सबसे पहला हम लोग डिस्कस किए हैं आइटम, उसी तरीके से पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी आता है लाइबिलिटीज में, करेक्ट है। नहीं समझ में आया हो तो बस निचोड़ में ये चीज है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी आएगा। तो जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम आपको हम फिर यही पॉइंट पे सम्स को रिलेट कराकर आपको बता देंगे, तो इसीलिए हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला डिस्कशन किए हम लोग कैपिटल अकाउंट आता है लाइबिलिटीज में, दूसरा जो डिस्कस किए हैं वो आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे। तीसरा आइटम क्या दिया हुआ है आपको, तो तीसरा आइटम सर जो दिया हुआ है वो है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व करके जो है वो भी आता है। तो जनरल रिजर्व सर क्या है, तो जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस है, मान लो ये कोई बिजनेस है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये बिजनेस हुआ यहाँ पे, और ये बिजनेस यहां से प्रॉफिट कमाया कितना, मान लो हम अपना एग्जाम्पल को एकदम शॉर्ट रखने के लिए, मतलब सिंपल रखने के लिए हम बोले कि सिर्फ 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। ये 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसमें से क्या हुआ कि दोनों पार्टनर
ए और बी मिलकर ये इरादा किया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग 10,000 रुपया जो हुआ है प्रॉफिट, ये 10,000 रुपया प्रॉफिट हम लोग अपने में डिस्ट्रीब्यूट, होता किसका, ये प्रॉफिट हुआ किसका, ए और बी का ही हुआ। पर ए और बी बोला कि ऐसा करते हैं ना, ये 10,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसमें से कुछ पैसा हम लोग अलग हटाकर रख देते हैं, अलग हटाकर रख देते हैं, और उस जहां पे रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व। तो अलग एक अकाउंट बनाया, उसको बोला कि रिजर्व, वहां पे हम लोग 1,000 रुपया अलग हटाकर रख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इस पैसा से हम लोग बाद में कुछ काम कर सकेंगे। करेक्ट है। तो ये बिजनेस में ही 1,000 रुपया रहने दिया, मतलब यहां से 1,000 रुपया नहीं निकाला, जो 10,000 प्रॉफिट हुआ वहां से ये 10,000 मिलना चाहिए ए और बी को, पर ए और बी बोला कि ऐसा करो 10,000 में से पहले 1,000 बिजनेस में ही रहने दो, मतलब बिजनेस में ही छोड़ दो, उसमें से पैसा नहीं निकालेंगे हम लोग। तो दोनों कितना निकाला, फिर सिर्फ 9,000 रुपया निकाला। तो 9,000 निकाला तो ए भी ले लिया पैसा और बी भी ले लिया पैसा, तो 1,000 बिजनेस में छोड़ दिया है। तो बिजनेस में छोड़ दिया है मतलब बिजनेस के पास है, पर ये एक्चुअली में है किसका, ए और बी का है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। पर ए और बी ने 1,000 रुपया बिजनेस में ही रहने दिया, तो ये बिजनेस के ऊपर आज क्या हो गया, कर्ज हो गया है कि ये जो पैसा 1,000 है हमको बाद में लौटाना पड़ेगा ए और बी को। तो इसलिए जनरल रिजर्व जो होता है वो भी होता है लायबिलिटी, मतलब एक तरह से एक अकाउंट बना दिया जाता है और बोला जाता है कि 1,000 रुपया रहने दो, बिजनेस में ही रहने दो, वो बाद में कभी जरूरत पड़ेगा तो निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व ये होता है। देखो हम सिर्फ आइटम्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर आइटम्स को हम डिस्कस करते हुए आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आया तो आपको याद रखना है कि हाँ जनरल रिजर्व कहाँ जाता है, लाइबिलिटीज में जाता है, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, लाइबिलिटीज में जाता है, बस याद रख लेना। हम तो सिर्फ ये हम डिस्कशन करने का ये पर्पस है कि अगर आप लोगों को इसका मतलब भी समझ में आ जाए तो वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, बस, नहीं तो इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोई बात नहीं समझ में भी आया तो कोई बात नहीं, स्किप कर देने का, जब सम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इनहेल होने लगेगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी हम जैसे बोले यही एग्जांपल है, सिर्फ जो है यहाँ पे कि रिजर्व मतलब अलग अकाउंट में नहीं रखा, वो बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रहने दो, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट नहीं खोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहने दिया। सेम एग्जांपल वही जनरल रिजर्व के तरह, मतलब 10,000 रुपया बिजनेस कमाया था, ये 10,000 रुपया ए और बी का होना चाहिए था, पर ए और बी ने बोला कि 1,000 रुपया जो प्रॉफिट मतलब 10,000 में से 1,000 प्रॉफिट जो हुआ है वो हम लोग नहीं लेंगे, वो बिजनेस में ही रहने दो, वो बाद में लेंगे। तो लिया सिर्फ 9,000, तो 1,000 बिजनेस में ही है, तो बिजनेस के ऊपर आज कर्ज हो गया कि 1,000 बाद में लौटाना होगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, लाइबिलिटीज में चला जाएगा, करेक्ट है। या फिर दूसरा एग्जांपल समझ लो, ये हटाने वाला छोड़ दो कि 1,000 हटाया है, कितना हटाया, मान लो कि बिजनेस का 10,000 प्रॉफिट हुआ, ये 10,000 प्रॉफिट बिजनेस का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया 10,000, तो ये किसको मिलना चाहिए, ए और बी को मिलना चाहिए। तो अगर ए और बी पैसा नहीं लेता है 10,000, तो ये 10,000 है किसका, ए और बी का, और ये अभी तक पैसा ए और बी नहीं लिया, तो ये जब तक ये बिजनेस, जब तक ये फर्म 10,000 इसको नहीं दे देगा तब तक ये बिजनेस के ऊपर कर्ज रहेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जो है वो भी कहां पे जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा, करेक्ट है। तो हम लोग 4 चीज देखे हैं, जिसके अंदर क्या क्या देखे, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीसरा जनरल रिजर्व और चौथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, पक्का। चलो अब आते हैं हम लोग लोन ऑन मोर्टगेज। अब ये लोन ऑन मोर्टगेज मतलब क्या हुआ, जो फर्म है, जो बिजनेस है, ये बिजनेस कौन चला रहे हैं, ए और बी, तो ए और बी ये बिजनेस चला रहा है, ए और बी दोनों चला रहे हैं बिजनेस, और ये बिजनेस को पैसा का जरूरत था, तो ये पैसा लेने गया किसी से, तो ये किसी आदमी से या फिर किसी से भी ये पैसा लेने गया, तो ये आदमी इसको पैसा दे दिया, तो उस पैसा को बोलते हैं लोन। तो ये तो लोन का मतलब तो हमको पता है सर, बट लोन ऑन मोर्टगेज लिखा है सर, इसका क्या मतलब होता है, तो लोन ऑन मोर्टगेज का ये मतलब होता है कि ये जो लोन मिला है हमको, ये सिर्फ ऐसे ही लोन नहीं मिला है, हमको ये लोन लेने की वजह से ये जो बिजनेस का कुछ एसेट्स है वो एसेट्स को गिरवी रखना पड़ा, वो एसेट्स को
गिरवी रखना पड़ा, मतलब उस एसेट्स को सिक्योरिटी रखना पड़ा। जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग का जो पेपर है, कागज है, वो कागज को ये आदमी को दे दिए हैं, बोले हैं कि अगर हम तुमको जो तुम लोन हमको दे रहे हो, अगर ये लोन ये बिजनेस नहीं लौटा पाया तो ये बिजनेस का बिल्डिंग का पेपर तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो ये बिल्डिंग को बेच देना और तुम अपना पैसा ले लेना। तो उस तरीके का अगर कोई लोन होता है तो उस लोन को बोलते हैं लोन ऑन मॉर्गेज। आया समझ में? तो अब ये बताओ यहाँ पे लोन कौन लिया? लोन लिया है फर्म। तो जब फर्म लोन लिया है किसी से तो आज फर्म के ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया। जब कर्ज हो गया है इसलिए वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लायबिलिटीज में। करेक्ट है। अब आते हैं दूसरा, बैंक लोन। सेम है, लोन है, लोन ही है, बट अब ये कोई आदमी से नहीं लिया है, अब किससे लिया है? बैंक से लिया है। तो कोई बैंक वाला ने कोई बिजनेस को लोन दिया है, कोई बैंक वाला ने बिजनेस को लोन दिया है, तो लोन मिला है बिजनेस को, तो बिजनेस को जैसे ही लोन मिला तो अब बिजनेस के ऊपर हो गया है कर्ज, तो बिजनेस को बाद में ये पैसा लौटाना होगा, इसलिए जो बैंक लोन है वो भी है लायबिलिटीज। फिर आता है लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अब लोन ये भी है, नाम बोला लोन, तो लोन ये भी है, बट ये जो लोन मिला न कोई आदमी दिया है न कोई बैंक दिया है। कौन दिया है लोन? कोई पार्टनर दिया है। मतलब ये फर्म है और इस फर्म को पैसा का जरूरत था, तो इस पैसा का जरूरत था तो कोई पार्टनर के पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो वो बोला कि ऐसा कर, हम ही पैसा दे देते हैं बिजनेस में। तो वो कोई पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया लोन बोलकर, ठीक है ना। तो वो जब लोन बोलकर जब पैसा दिया है बिजनेस को, तो वो बिजनेस के ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया है। मतलब ये पैसा को पार्टनर को बाद में वो लौटाएगा, हाँ कि ना? लौटाएगा। तो इसलिए बिजनेस के ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया है और लायबिलिटीज है। दूसरा, बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल जो है, तो देखो एक नाम बाद में जो नाम आता है वो है पेएबल, मतलब पे करना है। तो पे करना है का मतलब क्या हो गया कि मेरे ऊपर कर्ज है, हमको पे करना है। जो बिल्स पेएबल होता है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, जो कि अपने अपने सिलेबस में है, वो चैप्टर जब करेंगे तो बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अभी क्योंकि बिल्स पेएबल है मतलब पे करना है, मतलब कर्ज है, तो कर्ज है मतलब पे करना है, अभी किए नहीं है, करना है, मतलब कर्ज है मेरे ऊपर। तो जब फर्म के ऊपर कर्ज रहता है तो वो भी लायबिलिटीज होता है, ठीक है। फिर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर मेरा पैसा, अगर फर्म ने कुछ पैसा जमा किया है बैंक में, मान लो फर्म का कोई बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट में फर्म अपना पैसा जमा कर दिया है 10,000, पर वो जो बैंक है उस बैंक से 15,000 रुपया निकाल लिया फर्म। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम कम जमा किए हैं तो ज्यादा निकाल सकते हैं, वो बशर्ते कि करंट अकाउंट होता है बैंक का, ये एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वैसा होता है। तो अगर करंट अकाउंट है तो हम मान लो 10,000 रुपया जमा किए तो हम 15,000 निकाल सकते हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि अरे यार मेरा पैसा तो सिर्फ 10,000 था बैंक में, पर हम 15,000 निकाल लिए, ज्यादा निकाल लिए, 5,000 ज्यादा, मतलब ये ज्यादा निकल गया है, मतलब एक तरह का लोन हो गया है। तो इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, मतलब ओवर, ज्यादा ड्राफ्ट मतलब ज्यादा पैसा निकाल लिए हैं। तो 5,000 ज्यादा निकाले हैं तो ये भी तो आज कर्ज हो गया ना। 5,000 ज्यादा निकाले मतलब 5,000 बाद में हमको पे करना होगा बैंक को, तो इसलिए ये भी कर्ज है और ये भी लायबिलिटीज में आता है, करेक्ट। फिर आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स वो जिसको हम लोग सामान बेचते नहीं हैं, जिससे सामान खरीदते हैं, मतलब जिससे हम लोग मटेरियल्स, जिससे हम लोग परचेस करते हैं, उस बंदा को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। बट कौन सा परचेस करते हैं सर? हम लोग जो क्रेडिट परचेस करते हैं, मतलब क्रेडिट पे, जो उधार पे परचेस करते हैं किसी से, उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसको सप्लायर्स भी बोलते हैं, जिससे हम लोग सामान लेते हैं उस आदमी को बोलते हैं सप्लायर्स, उस आदमी को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्योंकि उससे उधार लिए हैं मतलब उसको बाद में पैसा लौटाना है, जब पैसा बाद में लौटाना है तो आज मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए वो लायबिलिटीज में चला जाएगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद
इसमें ऐड या लेस अदर एडजस्टमेंट्स है, तो वो अदर जो एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग बाद में इसको अलग से एक हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट्स जाएगा। ठीक है, हमको एक बार आप लोग याद दिलाना कि सर वो सन्ड्री क्रेडिटर्स का कुछ एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट हम बोर्ड पे लिख कर बताएंगे आगे। तो लेस करके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये बाद में ही हम समझाएंगे वो वाला एडजस्टमेंट्स के साथ। फिर आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों को हम बताए हुए हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ये मतलब है कि मेरा एक्सपेंस हो गया है पर अभी तक हम पैसा नहीं दिए हैं। मतलब मेरा, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मेरा भाड़े पे, रेंट पे मेरा ऑफिस है, तो जब रेंट पे मेरा ऑफिस है तो हम एक महीना वहां पे रहेंगे। एक महीना जैसे ही रह गए तो एक महीना बाद अब क्या हुआ कि एक महीना रहे तो दूसरा महीना जो है मेरे ऊपर ये हो गया कि हाँ भाई एक्सपेंस हो गया है, आपका खर्च हो गया है, आपको अब रेंट देना है पर अभी तक हम नहीं दिए हैं। तो जो रेंट हो गया है पर अभी तक हम नहीं दिए हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि सैलरी, कोई बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है तो पिछले महीना वो काम किया है, जब काम कर लिया है उससे हमको बेनिफिट मिल गया है, वो मेरे लिए काम कर दिया है पर अभी तक हम उसको पैसा नहीं दिए, मतलब आउटस्टैंडिंग है। एक्सपेंस तो हो गया है, सैलरी है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया बट अभी तक हम पे नहीं किए हैं तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्योंकि अभी तक हम पे नहीं किए हैं मतलब पे करना है, मतलब मेरे ऊपर कर्ज है, मतलब मेरा लायबिलिटीज है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब इनकम, कुछ पैसा, कुछ आमदनी हम पहले ही ले लिए हैं एडवांस में। मतलब क्या हुआ, अगर हमको ट्यूशन पढ़ाना है तो हम तो पूरा साल भर पढ़ाएंगे, तो हम साल भर कोचिंग कराएंगे बट हम साल भर अभी तक कोचिंग नहीं कराए हैं और स्टार्टिंग में ही आप लोगों से फीस ले लिए हैं, मतलब इनकम हम पहले ले लिए हैं और अभी तक पढ़ाए नहीं है। तो जैसे ही हम पैसा ले लिए हैं मतलब मेरे ऊपर क्या हो गया, कर्ज हो गया है। कि क्यों कर्ज हो गया, क्योंकि हम आप लोगों को इसके रिटर्न में अभी तक कुछ दिए नहीं है, देने वाले हैं पर पैसा पहले ले लिए हैं, तो मेरे ऊपर कर्ज है अभी। तो ये कर्ज मेरा कब खत्म होगा, जब पूरा साल भर आप लोगों को हम पढ़ा देंगे तो जो पैसा हम पहले लिए थे वो मेरा बोझ कम हो जाएगा। आया समझ में? तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब काम किए नहीं है, अभी तक आप लोगों को कुछ दिए नहीं है बट पैसा पहले ले लिए हैं, तो इस तरीके का जो होता है इनकम उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और क्योंकि पैसा पहले ले लिए हैं मतलब मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, इसलिए हम इसको लायबिलिटी में दिखाएंगे। फिर आता है प्रोविजंस फॉर टैक्सेस। मतलब इतना पैसा हमको टैक्स का पे करना है गवर्नमेंट को, मतलब इतना इतना टैक्स, मतलब कुछ टैक्स का अमाउंट निकाला जाएगा, वो टैक्स का अमाउंट अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं कि इतना पे करना है पर पे नहीं किए हैं। पे करना है मतलब पे करना है पर किए नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ निकाल के रखे हैं, जब पे कर देंगे तो लायबिलिटी नहीं होगा बट पे नहीं किए हैं, तो इसीलिए है प्रोविजंस फॉर टैक्सेस कि इतना लग सकता है टैक्स, मतलब इतना हमको लग रहा है कि इतना टैक्स होगा और इतना पे करना पड़ेगा। तो इतना पे करना पड़ेगा मतलब मेरे ऊपर इतना कर्ज हो सकता है कि रहेगा, तो इसलिए इसको लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा लायबिलिटीज को देख लिए हैं। लायबिलिटीज के अंदर कुछ कुछ जो आइटम्स था अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाए तो वो सारा आइटम्स था आपका शायद कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद लोन, फिर उसके बाद लोन ऑन मॉर्गेज, लोन बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, फिर उसके बाद आपका और क्या क्या था, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, फिर उसके बाद आपका बिल्स पेएबल हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस तरीके का जो भी था वो सब लायबिलिटीज था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में, और एसेट को, हर एक एसेट्स को डिस्कस करते हैं कि एसेट्स में क्या क्या है। ठीक है, तो अब एसेट्स के लिए हम लोग कौन सा साइड है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड में आते हैं और एसेट्स के लिए देखते हैं कि क्या क्या आइटम्स है जो कि एसेट से रिलेट करता है। तो सबसे पहला जो आइटम हम लोगों को बुक में दिख रहा है दैट इज गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है आपका रेपुटेशन। क्या होता है, रेपुटेशन, मतलब आपका फर्म है और अगर आपका फर्म बहुत अच्छा है और सब जानता है आपके फर्म के बारे में, तो आपके फर्म में सब कोई आएगा और वहीं से सामान खरीदेगा। जैसे कि डी मार्ट, सबको पता है कि हाँ डी मार्ट मतलब उसका बहुत गुडविल है, सबको पता है कि डी मार्ट है कुछ,
तो इसी तरीके से हर आदमी डीमार्ट जाता है और क्योंकि नाम पे सामान बिकता है तो वो जो नाम है तो वही नाम तो मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए प्रॉपर्टी है। अगर सद्दाम सर करके सबको पता है कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं तो मेरा नाम बिक रहा है। अगर मेरा नाम बिक रहा है मतलब मेरे नाम की वजह से मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये मेरा गुडविल हो गया। मतलब ये मेरा एक तरह का एसेट्स हो गया ना, क्योंकि हम अपने नाम के ऊपर पैसा कमा रहे हैं, नाम के ऊपर मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, तो इस गुडविल को भी एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो गुडविल है वो एसेट है, बट ये जो गुडविल है वो दिखता नहीं है, प्रॉपर्टी दिख नहीं रहा है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ये दिखता नहीं है, इसको हम लोग छू नहीं सकते, इसको हम लोग सिर्फ हम लोग जानते हैं कि हाँ गुडविल है, मतलब इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट वी कांट टच इट। ठीक है ना, और हम लोग देख भी नहीं सकते हैं कि गुडविल किधर है। ठीक है, बट गुडविल हम लोगों का एसेट्स है। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है लैंड एंड बिल्डिंग, अक्खा बिल्डिंग दिख रहा है वो तो दिखता भी है, और वो क्योंकि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, फर्म के नाम पे है, तो फर्म के नाम पे जब रहेगा तो लैंड एंड बिल्डिंग तो वो क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, प्रॉपर्टी है। फिर ये जब लैंड एंड बिल्डिंग होता है तो यहाँ से हम लोगों को डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक साल बिल्डिंग का, हर एक साल एसेट्स का वैल्यू कम होता जाता है, क्योंकि जो बिल्डिंग था जो एक साल पहले खरीदे थे मान लो 1,00,000 रुपया में, तो अब एक साल बाद उसका वैल्यू हो सकता है कि कम हो जाए। देखो लैंड का वैल्यू बढ़ेगा बट बिल्डिंग का वैल्यू हो सकता है कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग पुराना हो गया है, बिल्डिंग खराब हो रहा है तो उसका वैल्यू कम होगा, बट लैंड का वैल्यू कम नहीं होता है। ठीक है ना, बट नॉर्मली हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग टर्म दोनों ही यूज कर देते हैं। तो लैंड एक्चुअली में अप्रिशिएट होता है बट जो बिल्डिंग है वो डिप्रिशिएट होता है, बट लैंड एंड बिल्डिंग जब साथ में लिखते हैं तो हम लोग डिप्रिशिएट बोल के चलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर उतना ज्यादा गहराई से जानने का जरूरत नहीं है, बट सिर्फ एक रफ आइडिया होना चाहिए कि लैंड का वैल्यू घटता नहीं है, वो नॉर्मली बढ़ता है, कहीं कोई केस में घट जाए पर नॉर्मली बढ़ता है, बट बिल्डिंग का हमेशा घटेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग डिप्रिशिएशन माइनस करते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अपना एसेट्स है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, मशीन है मेरा। देखो प्लांट जो होता है ना वो एक तरह का फैक्ट्री जो होता है ना उसको प्लांट बोलते हैं, और वहां पे जो मशीन्स वगैरह लगा रहता है तो उसको मशीनरी बोलते हैं, तो इसलिए प्लांट एंड मशीनरी बोला जाता है नॉर्मली। तो ये प्लांट एंड मशीनरी ये मेरा एसेट है, क्योंकि फर्म है, फर्म का कोई बिजनेस है, जगह है, वहां पे कुछ बनाए हुए हैं हम लोग, इंडस्ट्री बनाए हुए हैं, वहां पे बहुत सारा मशीन्स है तो उसको बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी। और क्योंकि मशीन का वैल्यू भी हर साल घटता जाएगा, क्योंकि हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर में भी देखे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, फिर जो आता है दूसरा वो आता है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मतलब जो भी फर्म है तो फर्म है तो उसका ऑफिस होगा, जब ऑफिस होगा, जो बिजनेस कर रहे हैं तो उसका ऑफिस होगा, तो ऑफिस होगा तो वहां पे फर्नीचर्स होगा, ये फर्नीचर्स किसका होगा, बिजनेस का होगा, मतलब फर्म का होगा, तो ये उसका एसेट्स हो जाएगा, और क्योंकि इसका वैल्यू भी घटेगा तो इसलिए उसमें से एसेट्स में से डिप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स जो होता है वो एक तरह से आप लोगों का, एक तरह से आप इक्विपमेंट्स को बोलना चाहो तो आप मशीनरी बोल लो। ठीक है ना, अगर आपको या इक्विपमेंट्स में जैसे कि अपना, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री है तो वहां पे कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो टेस्टिंग वगैरह के लिए कुछ जरूरत, कोई चीज का जरूरत रहता है, मशीन टाइप का ही रहता है, बट उसको इक्विपमेंट्स बोला जाता है। तो नॉर्मली टर्म्स पे आप उसको इक्विपमेंट्स के बदला मशीन भी बोलो तो चलेगा, बट यूज करने के लिए उसको इक्विपमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे टेस्टिंग वगैरह के लिए वो सब जितना भी सामान सब होता है उसको इक्विपमेंट्स बोला जाता है। तो ये भी एसेट्स है और इसका भी वैल्यू घटता है, इसलिए हम लोग इसको भी डिप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिलीवरी मोटर वैन, मतलब क्या हो गया, मोटर वैन है आप लोगों का, मतलब अगर सामान आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हो कस्टमर के पास, या अपना सप्लायर से सामान लेकर आते हो तो किस पे लाते हो, मोटर वैन पे लाते हो। मोटर वैन किसका है, अगर बिजनेस का है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, तो मोटर वैन का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। या तो कार है आपके पास तो कार का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा, इसलिए डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। फिर आता है लीज होल्ड, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस। देखो लीज होल्ड एक होता है लीज पे सामान लेना, मतलब लीज पे सामान लेना मतलब 99 ईयर्स के लिए मेरा प्रॉपर्टी रहेगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी। बट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या है, या लीज होल्ड, लीज होल्ड भी है, फ्री होल्ड भी है। तो लीज होल्ड मतलब जो 99 ईयर्स या कोई एक पीरियड होता है उस पीरियड के लिए मेरे पास रहेगा, फिर उसके बाद वो हम उसका ओनर नहीं रहेंगे, तो उसको लीज होल्ड बोलते हैं। फ्री होल्ड का मतलब हो गया कि वो हमेशा मेरा ही रहेगा, 99 ईयर्स होने दो या 200 साल होने दो, वो मेरा ही रहेगा, तो उस तरीके का एसेट्स को बोलते हैं फ्री होल्ड। और उसका प्रीमाइसेस एक तरह का बिल्डिंग मान लो आप।
ठीक है। तो फ्री होल्ड या लीज होल्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग मान लो, बस इसको नॉर्मली जैसे इक्विपमेंट के लिए आपको बोले हम मशीनरी मानो, उसी तरीके से जो प्रीमाइसेस है उसके लिए भी आप मान सकते हो कि बिल्डिंग है वो, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन कर देना। फिर उसका एक होता है पेटेंट। जो पेटेंट होता है वो भी होता है मेरा एसेट। अब पेटेंट क्या होता है, जैसे कि पेटेंट होता है कि पेटेंट पेटेंट होता है कि अगर हमको कोई फॉर्मूला या कुछ जैसे कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट में बोलो तो, जैसे प्रोडक्ट में बोलो तो गियर्स, जो कार है और वो कार का गियर्स वगैरह है, तो वो गियर्स बनाना सिर्फ हमको आता है। तो वो जो हम बनाना सीखे हैं या मेरे पास जो उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को हम पेटेंट करा लेते हैं। इसलिए पेटेंट कराते हैं ताकि वो फॉर्मूला कोई दूसरा यूज ना कर सके। जैसे अपना एग्जांपल, ये मोबाइल, तो ये जो मोबाइल है रेडमी का, तो ये जो मोबाइल हम जिस तरीके से बनाए हैं, तो ये मोबाइल हमको पता है कि हम कैसे बनाते हैं। तो ये मोबाइल जैसे ही हम आपको दे देंगे तो आप भी तो खोल के ये सब कुछ देख लोगे कि हाँ कैसे सर बनाए हैं, तो वो कोई बना न सके मेरा मोबाइल के तरह, तो इसलिए हमको पेटेंट लेना पड़ता है। तो जब पेटेंट हम ले लेंगे तो अब क्या होगा कि कोई दूसरा कंपनी वाला मेरा मोबाइल के तरह नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला को पेटेंट करवा लेना, तो वो भी तो पेटेंट, हमको तो पता है कि हमको कैसे बनाना है, मेरा ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम दूसरे को क्यों दे, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है पेटेंट। और ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है ना भाई, क्योंकि यही फॉर्मूला के बेस पे तो हम ये सामान बना पा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता रहता तो ये सामान नहीं बना पाते, ठीक है। तो इसलिए ये भी मेरा एसेट्स है और इसका भी वैल्यू हर साल कम होता है, इसलिए हम लोग इसको भी डिप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लूज टूल्स। लूज टूल्स में मतलब समझ लो तुम्हारा जो भी जो हथौड़ी हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा पेचकस हो गया, या फिर जैसा टूल्स वगैरह जो होता है ना, जैसे आप लोग कीज वगैरह होता है कुछ एलन कीज, फिर उसके बाद तुम्हारा टूल्स में और बोलो तो जैसे अपना फिक्चर्स वगैरह होता है। जब बड़ा बड़ा मशीन्स जो होता है ना, तो वो मशीन्स पे कुछ कुछ सामान लगता है। वो सामान इसलिए लगता है क्योंकि मेन प्रोडक्ट, जैसे ये चप्पल है, तो ये चप्पल डायरेक्टली मेरा मशीन में नहीं चला जाएगा, वो मशीन में पहले टूल्स लगता है। वो टूल्स जो होता है ये प्रोडक्ट को पकड़ पाता है। तो वो सारा जो टूल्स होता है जो मशीन्स में लगता है, ऐसा नहीं है सिर्फ हथौड़ी या पेचकसी को टूल्स बोलते हैं, तो अलग अलग बहुत सारा टूल्स होता है। तो वो सारे टूल्स जो होता है एक तरह से इसको भी मशीन समझ लो, तो ये भी क्या है मेरे लिए एसेट्स है। तो ये जो एसेट्स है इसका भी वैल्यू क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है, इसलिए इसको भी हम लोग डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आगे फिर उसके बाद आ गया अपना लूज टूल्स हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्म है, ये फर्म पैसा कमाया है, ये पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कहीं पैसा लगा रहा है। और ये पैसा जब आज लगा रहा है कहीं पे, इसका मतलब ये पैसा इसको बाद में मिलने वाला है। मतलब क्या हो गया, इसके लिए प्रॉपर्टी हो गया। आज पैसा लगाए हैं हम, आज पैसा जरूर दे रहे हैं, बट ये पैसा से हमको बाद में ये पैसा हमको वापस मिलने वाला है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है नॉर्मली। तो इस तरीके को इन्वेस्टमेंट मतलब मेरे लिए क्या हो गया, जैसे मान लो हम पैसा इन्वेस्ट किए बैंक में, मतलब बैंक में हम पैसा रख दिए हैं, तो बाद में हम वो बैंक से पैसा ले सकते हैं ना। तो वो जो बैंक में पैसा है मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से कोई फर्म है वो कहीं पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसको बाद में वहां से पैसा मिल जाएगा वापस, तो इसलिए उस पैसा को बोलते हैं एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एन एसेट्स। दूसरा स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो होता है वो अपना छोटा मोटा, जैसे कि नट हो गया, बोल्ट हो गया, वाशर हो गया, तो ये सारा चीज़ जो स्पेयर्स में लगता है। फिर बेरिंग हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ जो मशीन्स में लग रहा हो, या फिर मेरा जूता चप्पल में लग रहा हो। जूता चप्पल में जो छोटा छोटा आपका पिन्स वगैरह है, नील्स वगैरह है, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर स्टोन्स वगैरह भी हम लगाते रहे होंगे, तो वो स्टोन्स वगैरह जो है वो सब स्पेयर पार्ट्स में आता है। तो वो स्पेयर पार्ट्स सब भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है ना भाई, क्योंकि ये मेरा है। ये तो स्पेयर पार्ट्स जो भी है वो किसका है, मेरा है, तो इसलिए वो भी मेरा एक तरह का प्रॉपर्टी होता है।
ठीक है, और इसका भी वैल्यू डिप्रिशिएट होता है, इसका भी वैल्यू कम होता है, इसलिए हम लोग डिप्रिसिएशन लेते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब उल्टा होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस उल्टा है किसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है कि अभी तक मेरा एक्सपेंस हो गया, मतलब मेरा काम, वो जो बंदा जो मेरे यहाँ काम करता था वो काम कर लिया है पर पैसा नहीं दिए हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। काम कर लिया है, अब हमको पैसा देना चाहिए था, नहीं दिए हैं, कर्ज है मेरे ऊपर, बट अभी तक वो काम नहीं किया है और हम उसको पैसा पहले दे दिए हैं, मतलब प्री पेड एक्सपेंसेस। अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है, अभी तक वो मेरे यहाँ काम नहीं किया है पर पैसा पहले दे दिए हैं। तो जब हम पहला पैसा पहले दे दिए मतलब हमको बाद में उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके का जो होता है उसको बोलते हैं एसेट। मतलब हमको खुशी हो रहा है ना, पैसा हम दे दिए पर अभी तक काम नहीं हुआ है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा बाद में, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे अगर आप लोग स्टार्टिंग में फीस हमको दे दिए हो तो आपको खुशी होता होगा कि अरे यार हम तो अब पैसा दे दिए हैं, अब हमको यहाँ से फायदा मिलने वाला है, सिर्फ हमको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। पर कर्ज तो मेरे ऊपर हो गया कि पैसा हम पहले ले लिए तो कर्ज मेरे ऊपर, पर आप पैसा पहले दे दिए हो तो आप तो खुशी हो रहा है आपको, तो वो जो होता है आपके लिए हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस और आपके लिए वो चला जाएगा एसेट्स में, पर मेरे लिए वो चला गया लाइबिलिटीज में। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप किसके नजरिया से सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ फर्म के नजरिया से सोच रहे हो। तो फर्म के नजरिया से ये देखो कि फर्म का एसेट्स है या फर्म्स का लाइबिलिटीज है, करेक्ट है। उसके बाद दूसरा आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ये है कि इनकम हो गया है, हम उसके लिए काम कर दिए हैं बट वो अभी तक हमको पैसा नहीं दिया है। हम उसके लिए काम कर दिए मतलब हम पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, पूरा साल भर पढ़ा दिए हैं बट अभी तक हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। मतलब इनकम आना बाकी है, इनकम हो गया है मेरा, हम पैसा मतलब हम जैसे कि मान लो कि आप लोगों को पढ़ा दिए हम, और पढ़ाने के बाद तो हम बोलेंगे कि हम तो अपना काम कर लिए हैं, अब हमको पैसा मिलना चाहिए, तो इनकम हो गया है मेरा पर अभी तक मिला नहीं है, तो हमको तो खुशी होगा ना कि हाँ मिलेगा हमको, तो वो मेरे लिए एसेट्स हो गया। तो इसी तरीके से दूसरा क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखो ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लोन्स अब फर्म ले नहीं रहा है, फर्म दे रहा है, मतलब किसी को लोन दे रहा है। तो लोन जब हम कोई फर्म है वो लोन दिया मतलब ये लोन उसको वापस बाद में मिलेगा फर्म को, इसलिए ये लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स हो जाएगा। बट ये फर्म किसी से लोन लेता तो ये इसके ऊपर कर्ज हो जाता, बट ये लोन दे रहा है मतलब इसके लिए एसेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इतना सामान, इतना चप्पल बना चुके हैं और इतना चप्पल अभी तक बिका नहीं है, मतलब इतना चप्पल मेरे पास है, मतलब मेरा ये क्या है, एसेट्स है, इतना पैसा लगा हुआ है, ये चप्पल तो मेरा ही है, सब हम बनाए हैं मतलब फर्म का है, तो इसलिए ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो एसेट्स होता है, ठीक है। आगे फिर उसके बाद सन्डी डेटर्स, जैसे सन्डी क्रेडिटर्स था, सन्डी क्रेडिटर्स में क्या था, जिससे हम सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से एक होता है सन्डी डेटर्स। और सन्डी डेटर्स का मतलब जिसको हम सामान बेचते हैं, तो सामान जिसको बेचते हैं उसको या तो सन्डी डेटर्स बोलते हैं या तो उसको कस्टमर्स बोलते हैं। मतलब इसको जो सामान बेचे हैं इसको उधार में बेचे हैं, मतलब पैसा बाद में हमको मिलेगा, मतलब हमको खुशी हो रहा है कि हमको पैसा मिलेगा, तो इस तरीके को जो हमको पैसा बाद में हमको मिलेगा, तो ये जो हुआ मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। जैसे सन्डी क्रेडिटर्स मेरे लिए लाइबिलिटीज था, उसी तरीके से सन्डी डेटर्स मेरे लिए एसेट्स हो गया, और इसके अंदर भी प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स है, तो वो एडजस्टमेंट्स हम लोग बाद में देखेंगे अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद उसी के अंदर लेस है बैड डेट, लेस है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो ये सब उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीविएबल। देखो बाद में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिसीविएबल, मतलब रिसीव करना है, तो रिसीव करना, जैसे पेएबल के लिए पे करना है तो वो लाइबिलिटी था, तो रिसीव करना है मतलब एसेट है, मिलने वाला है। और इंश्योरेंस क्लेम मतलब क्या हुआ, अगर मेरा कोई सामान जल गया है और हम इंश्योरेंस करवाए हुए हैं तो वो इंश्योरेंस क्लेम वाला हमको पैसा देगा, तो इस तरीके का जो पैसा हमको बाद में मिलेगा उसको बोलते हैं एसेट्स। फिर उसके बाद बिल्स रिसीविएबल, देखो रिसीविएबल, अगेन रिसीविएबल मतलब हमको मिलेगा, तो ये मिलने वाला है मतलब मेरा एसेट्स है, ठीक है। बिल रिसीविएबल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नहीं, मतलब जो एक अपना चैप्टर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है वो चैप्टर करेंगे, तो बिल्स रिसीविएबल बिल्स पेएबल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है कैश इन हैंड, मतलब मेरे पॉकेट में पैसा है, मेरे पॉकेट में पैसा है, तो इसको बोलते हैं कैश इन हैंड, मतलब ये क्या है मेरे लिए, एसेट्स है, तो इसलिए एसेट में गया। कैश एट बैंक, मेरा ही पैसा बैंक में है, मतलब वो भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पार्टनर्स का करंट अकाउंट, मतलब देखो आपको याद होगा तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट लायबिलिटीज में भी आता है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट एसेट्स में भी आता है। तो लायबिलिटीज में कब जाएगा, जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, जो बीडी है, जो हम लोग बाई बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस बीडी वाला अमाउंट होगा अगर वो क्रेडिट साइड में होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के, तो वो लाइबिलिटीज में जाएगा। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट के वो डेबिट साइड में होगा बैलेंस बीडी, तो वो चला जाएगा एसेट साइड्स में, ठीक है। तो जब हम लोग ये सम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आएगा, तो वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप लोगों को अभी इतना देर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जो जो आइटम्स है, वो आइटम्स जो कि एसेट्स में जाता है या लाइबिलिटीज में जाता है, वो सारा डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा आइटम्स हो सकता है जो अपीयर करे, जो इसके अंदर नहीं हो बट वो क्वेश्चन में हो, तो जैसे ही क्वेश्चन में रहेगा तो हम लोग उसको डील कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आइटम्स है जो आ सकता है, जो अलग अलग नाम से हो सकता है, बट कितना डिस्कस होगा, जितना बुक में है ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ नया दिखा तो वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन करने के समय, ठीक है। तो अभी तक इतना समझ में आया, तो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट का भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया और बैलेंस शीट भी हो गया। जितना भी आइटम्स है सारा का सारा हम लोग देख लिए हैं कि कौन कहां पे कैसे जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं तो वो अच्छा होगा, तो एक बार समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग होपफुली शायद सम से स्टार्ट करें, पर अभी तक फिर से आपको एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का, शॉर्ट में समरी टाइप का, कि ट्रेडिंग अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था और बैलेंस शीट था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह है, जिसमें डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट में एक्सपेंसेस जाता है, लॉसेस जाता है, क्रेडिट में इनकम जाता है, गेन्स जाता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड विद द गुड्स है, जो कि रिलेटेड विद द फैक्ट्री है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस है, नॉट रिलेटेड विद द गुड्स है और रिलेटेड विद द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारा चीज है। बैलेंस शीट जो था बैलेंस शीट वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। फिर उसका जो बैलेंस शीट है वो सिर्फ एक दिन के लिए बनता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो पूरे साल भर का बनता है, करेक्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये एक अकाउंट है, मतलब ये लेजर है, बट जो बैलेंस शीट है वो अकाउंट नहीं है, वो आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बहुत सारा भरा पड़ा हम लोग आइटम्स देखे हैं, जो कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, वो हम लोग देखे हैं। तो अब सिर्फ आप लोगों को करना ये है कि ये सारा आइटम्स को रिवाइज करना है और ये सारा आइटम्स को ध्यान रखना है कि कौन कहाँ पे जाता है। सिर्फ आप लोग डेली सिर्फ 2 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर से नीचे तक अगर आप लोग एक बार देख लोगे तो आप लोगों को ये याद रह जाएगा। और प्लस इतना सारा सम्स जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ में भी आ जाएगा कि हाँ ये इधर जाता, वो उधर जाता, ठीक है। तो ये नॉर्मली इसके अंदर ये सब चीज ध्यान रखना है। अब जो है आगे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये तीनों के रिलेटेड है, वो तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। शायद से हो सकता हो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा कि हम सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, समझ नहीं करा रहे हैं, बट जो ये ज्ञान है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो हम टाइम अपना इन्वेस्ट किए हैं या वेस्ट किए हैं, अब वो आप लोगों के ऊपर है कि इन्वेस्ट हुआ है या वेस्ट हुआ है। अगर आप लोग सही यूटिलाइज करोगे तो वो इन्वेस्ट हुआ है मेरा टाइम। अगर आप लोग इसका सही यूटिलाइज नहीं करोगे, इसको सही से नहीं समझोगे, तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा वो। तो हम जो ये टाइम इतना इन्वेस्ट किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, चाहते तो हम नहीं करते, बट इतना करना लाजमी था ताकि आप लोगों को आगे चल के ये चीज प्रॉब्लम न आए और पूरा अच्छा समझ में आ जाए। इसलिए एक एक चीज को डिस्कस किया गया है और 2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन में ही लगा दिया गया है। नहीं तो चाहते तो हम फर्स्ट डे से आप लोगों को सम्स डायरेक्टली करवा देते, बट सम्स कराना
इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार समझा तो सम्स तो हम नहीं भी कराएं तो इशारा पे तुम लोग सम्स कर लोगे और तुम लोग माइंड में सम सॉल्व हो जाएगा और करेक्ट होगा। इतना भी 100% दावा देते हैं कि करेक्ट होगा। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो कब होगा? जब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इतना टाइम डिवोट किया गया है। तो प्लीज और प्लीज इसको सही से यूटिलाइज करना, ठीक है, ताकि फिर बाद में रिग्रेट ना हो कि इतना देख लिए हैं पर कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए रिग्रेशन नहीं होना चाहिए, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई इतना जो किए हैं वो यूजफुल होना चाहिए, उसका फ्रूटफुल होना चाहिए। और अगर फ्रूटफुल हुआ तो फिर हमको भी बैक, हमको भी तो फ्रूटफुल होगा ना कि हाँ जो हम किया वो अच्छा है, सबके लिए, सबको समझा तो फिर अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सम्स को देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, दैट इज कुछ कुछ पॉइंट है वो देखना है हम लोगों को। देखो, जो एक है सैलरीज, ठीक है। तो ये सैलरीज कहाँ जाता है? ये सैलरीज जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कोई डाउट? क्योंकि ये सैलरीज रिलेटेड है ऑफिस वाले से, ये सैलरीज रिलेटेड नहीं है गुड्स से, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बट उसी तरीके से जो दूसरा भाई है उसका वेजेस, तो ये वेजेस कहाँ जाता है? ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों सर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है? क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए जाता है क्योंकि ये रिलेटेड विद गुड्स है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये कौन सा साइड जाएगा? ये भी सर डेबिट साइड में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है। तो इसलिए जो सैलरीज है, अगर सिर्फ सैलरीज दिया रहा, सिर्फ, अभी वेजेस का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ सैलरीज रहा क्वेश्चन में, तो वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ वेजेस दिया रहा तो वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। बट अगर वेजेस एंड सैलरीज दोनों दिया रहा, दोनों साथ में लिखा रहा, और एक अमाउंट दिया रहा 10,000 रुपया, तो ये कहाँ उठा कर लेके जाएंगे हम लोग? अब तो ये दोनों कंफ्यूजन हो गया ना। सर वेजेस है तो अगर वेजेस होता सिर्फ तो ट्रेडिंग में जाता, सर अगर सैलरी होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, बट ये दोनों साथ में लिख दिया, तो अब कहाँ जाएगा? तो अब जाने के लिए सबसे पहला वाला टर्म देखना। सबसे पहला वाला टर्म क्या है? वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है? अकेला रहेगा तो ट्रेडिंग, तो ये पूरा वेजेस एंड सैलरीज कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा? डेबिट साइड। क्यों जाएगा डेबिट साइड? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। आया समझ में? क्लियर है? उसी तरीके से अगर ये घुमा कर दिया हो, मतलब सैलरीज एंड वेजेस दिया हो और इसका अमाउंट भी मान लो 5,000, तो अब सर ये कहाँ लेकर जाए? सर सैलरी सिर्फ रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, सर वेजेस सिर्फ रहता तो ट्रेडिंग में जाता, बट सर यहाँ तो दोनों है, सैलरीज एंड वेजेस दोनों लिखा है, सिर्फ 5,000 रुपया, तो क्या है ये? तो इसके लिए फिर से फर्स्ट टर्म देखो। फर्स्ट टर्म क्या है? सैलरीज। तो सैलरीज क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो जाएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। आए समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बस ये चीज आया समझ में? तो अभी तक हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे, देखो यहां से निकालो तो सैलरीज भी निकलेगा, सैलरीज अलग दिया रहा सिर्फ तो प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस दिया रहा सिर्फ तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया रहा साथ में, दोनों दिया रहा, मतलब एक ही टर्म दिया रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? अब आते हैं दूसरा। अब दूसरा, ये सब क्लैरिफिकेशन है कि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो और बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तो आप लोगों को ये डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ पे वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो होपफुली आप लोग ये नोट किए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो पीछे जाइए थोड़ा, उसको बैक कीजिए और फिर उसको पॉज करके ये चीज लिख लेना। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड एक्सपेंसेस का। उस दिन हम बात कर रहे थे ट्रेड एक्सपेंसेस का, और फिर बाद में हम रुक गए थे क्योंकि हमको डिस्टर्ब नहीं करना था। तो ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बट सर कौन सा साइड जाएगा? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है मतलब डेबिट में जाएगा, ये तो कंफर्म है। किसके डेबिट में जाएगा? या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा सर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, ठीक है ना? ये दोनों में से कहीं ना कहीं जाएगा। तो अब हमको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको क्लैरिफाई इस तरीके से किया गया है कि ये जितना भी डिटेल्स दिया रहता है, जो आइटम्स दिया रहेगा वो आइटम्स आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। तो अगर इफ देयर इज ओनली ट्रेड
expenses given in the trial balance if there is only trade expenses, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस बोल के कुछ दिया हुआ है गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, वो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा रहा तो वो चला जाएगा आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बट if trade expenses is given in trial balance and sundry expenses or general expenses or office expenses or miscellaneous expenses is also given in trial balance। पहले तो इसका मतलब समझो क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, पहले रीड करते हैं। पहले तो ये था कि अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और कोई एक्सपेंसेस मतलब ये चार जो एक्सपेंसेस हम लिखे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये चार एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है, मतलब सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ये चारों एक्सपेंसेस नहीं है, चारों में से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है और सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है ट्रायल बैलेंस में, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बट इफ ट्रेड एक्सपेंसेस इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है एंड साथ में सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है या फिर और जनरल एक्सपेंसेस भी है या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस भी है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी है, कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। तो इस केस में जो ट्रेड एक्सपेंसेस है, इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो रहा तो इस केस में जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। आया समझ में? किसके ऊपर बात हो रहा है? ये बात हो रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस के ऊपर में। तो आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा, तो अगर ट्रायल बैलेंस में देखो हम लोग चार एक्सपेंसेस का बात कर रहे हैं, मान लो चार एक्सपेंसेस, कौन कौन सा एक्सपेंसेस सर? तो एक है ट्रेड एक्सपेंसेस, एक है सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक है जनरल एक्सपेंसेस, एक है ऑफिस एक्सपेंसेस, एक है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सर ये पांच एक्सपेंसेस, पांच ना? हाँ, ट्रेड एक्सपेंसेस एक, सन्ड्री एक्सपेंसेस दो, जनरल एक्सपेंसेस तीन, ऑफिस एक्सपेंसेस चार, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पांच। सर ये पांच जो एक्सपेंसेस है, अगर ये पांच एक्सपेंसेस में सिर्फ एक एक्सपेंस जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वही दिया हो सिर्फ ट्रायल बैलेंस में, मतलब सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और ये चारों एक्सपेंसेस नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो कहां जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मतलब ये चारों नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाएंगे। बट अगर ट्रेड एक्सपेंसेस भी है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी ट्रायल बैलेंस में है और उसके साथ साथ ये चारों एक्सपेंसेस में से कोई भी एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में है अगर तो जो ट्रेड एक्सपेंसेस है वो ट्रेड एक्सपेंसेस तब चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आए समझ में? तब कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में।
क्लियर है अभी तक हम क्या बोले सो? मतलब सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है और ये चारों एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। अगर ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है और ये चारों एक्सपेंसेस में से कोई भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तब ट्रेड एक्सपेंसेस जो रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर है? होपफुली ये क्लियर होगा आप लोगों को। नहीं हुआ रहा, नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे तो हम लोग 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था वेजेस एंड सैलरीज को लेके, दूसरा पॉइंट जो था वो है ट्रेड एक्सपेंसेस को लेकर। ठीक है, क्लियर है? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको पता होगा, ये ठीक है, ये लिख लिया आप लोग। अब किसका बात कर रहे थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको याद होगा इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस whichever is क्या था 11th में हम लोग देखे थे कि क्लोजिंग स्टॉक को वो वैल्यू लिखते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक का वो वैल्यू एसेट्स में जाता है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। कौन सा? अगर कॉस्ट प्राइस भी दिया रहा, अगर कॉस्ट प्राइस भी दिया रहा और मार्केट प्राइस भी दिया रहा तो विच एवर इज, जैसे कि मान लो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 10,000 और मार्केट प्राइस दिया हुआ है 12,000, तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा वैल्यू लेना होगा? एक ही वैल्यू लेना है, या तो 10,000 लेंगे या तो 12,000 लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं विच एवर इज लोअर, मतलब ये दोनों वैल्यू में जो कम है, जो सबसे कम है, तो 10,000 या 12,000 कौन कम है? 10,000। तो जो 10,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक जहां जहां लिखेंगे वहां वहां 10,000 सिर्फ लिखेंगे। आए समझ में? तो ये तीसरा एडजस्टमेंट या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद अब इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के उतना कुछ खास नहीं है। अब हम लोग जिस तरीके से सम्स रहेगा, जहाँ पे सम्स में जो तरीके से हम लोग सम्स देखेंगे, क्योंकि हर चीज को सिर्फ बता देना वो उतना नहीं समझता है जितना प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। जब हम लोग सम्स आएगा, सम्स के टाइम पे जब फंसेंगे और वहां पे सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा स्ट्राइक करेगा। अभी तो सिर्फ बताने के लिए जो जो याद रखने वाला पॉइंट है वो हम बता दिए हैं, ठीक है। बट याद नहीं भी रहे तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आइटम्स को याद रखना कि कौन कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या करेंगे कि सम्स स्टार्ट करेंगे, और सम्स स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग, किस तरीके से सम्स को सॉल्व करेंगे, क्या फंडा है, क्या लॉजिक नहीं, मतलब क्या तरीका है कि हम लोग सम्स को इजी बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वो सारा डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के बाद कुछ देर डिस्कस होगा, पहले तो रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे कि सम्स को करना कैसे है, फिर एक कुछ नया फंडा देंगे, वो फंडा हमेशा फॉलो करना रहेगा, और एक सिस्टम बताएंगे कि ये ऐसा रहा तो ऐसा जाएगा, ऐसा रहा तो वैसा जाएगा। तो इस तरीके से वो डिस्कशन होगा। उसके बाद ये दोनों होने के बाद रिविजन और वो डिस्कशन होने के बाद, हाँ और एक चीज याद आया हमको कि वो जो सन्डी क्रेडिटर्स था और सन्डी डेटर्स था, तो उसके लिए भी हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स है, वो हम लोगों को एडजस्टमेंट्स देखना है। तो अभी देखते हैं कि वो एडजस्टमेंट अभी अपना बच गया है, तो वो एडजस्टमेंट हम लोग ऐसा करेंगे या तो नेक्स्ट लेक्चर में, या तो फिर जब सम्स में वैसा कुछ आएगा, जब सम्स में जब आएगा तो वहां पे हम लोग वो वाला देखेंगे कि हाँ वो हम एडजस्टमेंट्स का क्या बात कर रहे थे। तो वो हम अलग से एक लिस्ट बनाएंगे, वो लिस्ट आप लोगों को लिखवा देंगे और वो लिस्ट हमेशा यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो एक सन्डी डेटर्स के लिए करेंगे और एक सन्डी क्रेडिटर्स के लिए करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करना है, रिविजन करना है, उसके बाद फंडा बताना है आप लोगों को, लॉजिक बताना है, उसके बाद कुछ डिस्कशन करने के बाद हम लोग सम्स डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को जिस समय पे जब जरूरत पड़ेगा वो सन्डी क्रेडिटर्स का और सन्डी डेटर्स का वैसा डिस्कस कर लेंगे, या तो फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी अलग से डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो होपफुली
इतना आप लोगों को समझ में आया हो, और ये समझ में तभी आएगा जब आप लोग रिवीजन करते रहोगे। तो इसलिए अगर आज तो बैलेंस शीट का हुआ, तो इससे पहले, अब बैलेंस शीट होने से पहले हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट किए थे, तो उसका रिवीजन और ये बैलेंस शीट का दोनों का रिवीजन करना, तब जाके नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग सम से स्टार्ट करेंगे वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग रिवाइज करोगे और तब जाके फिर नेक्स्ट लेक्चर को फिर रिव्यू करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।